वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं पप्पू खान। हम आवर्तबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे थे। आवर्तबीजी पादपों के लैंगिक जननांग पुष्प के बारे में हम बात कर रहे थे। जो पुष्प होता है उसके अंदर नरजननांग पुमंग और मादा जननांग जायांग होता है। पुमंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। पुमंग के जो पुमंग होता है उसकी संरचना के बारे में, यानी पुंकेसर की संरचना के बारे में। इसके बाद हमने नर युग्मोद्भिद का विकास पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे पुष्प का जो मादा जननांग भाग होता है जिसे जायांग कहते हैं, जायांग के बारे में डिस्कस करेंगे। पुष्प का जो मादा जननांग भाग होता है, मादा जननांग भाग, वो कहलाता है जायांग। क्या कहलाता है वो? जायांग कहलाता है। गाइनोसियम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। गाइनोसियम बोलते हैं। जो जायांग होता है इसका जो निर्माण होता है, जायांग का निर्माण, इस जायांग का निर्माण एक या एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर सर किससे होता है? एक या एक से अधिक अंडप या स्त्री केसर से होता है। अंडप या स्त्री केसर को बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं इनको? कार्पल बोलते हैं। अंडप या स्त्री केसर को कार्पल बोलते हैं। तो किसी जायांग के अंदर एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं? अंडप या स्त्री केसर पाए जाते हैं, कार्पल पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो जायांग होता है, जायांग, अगर इसकी ओरिजिन के बारे में बात करें, विकास के बारे में बात करें, इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, तो ये एक रूपांतरित पर्ण है। क्या है? एक रूपांतरित पर्ण। जायांग क्या है? एक रूपांतरित पर्ण का पर्ण है। या हम ये कह सकते हैं कि जो रूपांतरित पर्ण जो है ये अंडप है, अंडप या स्त्री केसर। अगर इसका विकास देखा जाए, क्या देखा जाए? इसका विकास देखा जाए तो विकास के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो अंडप होता है या स्त्री केसर होता है वो क्या होता है? एक रूपांतरित पर्ण। अब जब रूपांतरित पर्ण कहा गया है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? गुरु बीजाणु पर्ण। गुरु बीजाणु पर्ण क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि इसके द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु का। यानी कि इसको बोल सकते हैं मेगा स्पोरोफिल। क्या बोल लेंगे इसको? मेगा स्पोरोफिल कह सकते हैं इसको। गुरु बीजाणु पर्ण किसको? अंडप को, कार्पल को या स्त्री केसर को। ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसकी जो संरचना होती है, संरचना को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ अंडप या स्त्री केसर की जो संरचना होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अंडप या स्त्री केसर की जो संरचना वो इस प्रकार होती है। इस प्रकार संरचना होती है अंडप या स्त्री केसर की संरचना। ये होती है। यहाँ ये पुष्प वृंत है, ये पुष्पासन, ये अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, थैलेमस बोलते हैं इसको, ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। क्या बोलेंगे इसको? स्टिग्मा। ठीक। ये जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें कहते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं इनको? बीजांड।
एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? बीजांड, ओविल। OVULE, ओविल। क्या बोलेंगे इनको? बीजांड। और बीजांड के अंदर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, थैलीनुमा संरचना पाई जाती है बीजांड के अंदर। उस थैलीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश की आंतरिक संरचना के अंदर हम देखते हैं तो लगभग 7 कोशिकाएं होती हैं, 8 केंद्रक युक्त, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि मादा युग्मोद्भिद जो होता है, मादा युग्मोद्भिद की संरचना के बारे में बात कर रहे थे। तो मादा युग्मोद्भिद की संरचना से पहले हमने किसके बारे में बात की? जायांग। किसके बारे में बात की? जायांग। जायांग क्या है? मादा जननांग, मादा जननांग, जायांग मादा जननांग। जायांग किससे बना होता है? अंडप या स्त्री केसर से, अंडप या स्त्री केसर। अंडप या स्त्री केसर को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्ण का क्या होता है? रूपांतरण। पर्ण का क्या होता है? ये रूपांतरण। इसके अंदर किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। जो गुरु बीजाणु होते हैं ये आगे चलकर किसमें विकसित होते हैं? मादा युग्मोद्भिद में। किसमें विकसित होते हैं? मादा युग्मोद्भिद में, मादा युग्मोद्भिद विकसित होते हैं। तो हमने अभी हम बात कर रहे थे कि भाई जायांग, अंडप, अंडप से गुरु बीजाणु पर्ण बोल रहे हैं इसको, गुरु बीजाणु पर्ण, क्योंकि पर्ण का रूपांतरण है, ये गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। और इन गुरु बीजाणु से किसका निर्माण होता है या किसका विकास होता है? मादा युग्मोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट। किसका निर्माण होगा? मेल गैमेटोफाइट। किसका निर्माण होता है? मेल गैमेटोफाइट। यहां पर अंडप की संरचना के बारे में बात करते हैं तो अंडप जो होता है, अंडप या स्त्री केसर, कार्पल, क्या बोलेंगे इसको? स्त्री केसर या कार्पल। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। पहला जो भाग होता है वो होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय, जिसे क्या बोलते हैं? ओवेरी। दूसरा भाग होता है इसका वर्तिका। अंडाशय का ऊपरी नलिकाकार संरचना जो होती है, ऊपरी नलिकाकार संरचना होती है, बेलनाकार या नलिकाकार से संरचना होती है, वो क्या कहलाती है? वर्तिका, जिसे बोलते हैं स्टाइल, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और जो तीसरी जो संरचना होती है वो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र होती है, जिसे स्टिग्मा। तीसरी जो संरचना होती है वो वर्तिका का ऊपरी सिरा होता है, जो कि चौड़ा हो सकता है, छिद्रनुमा होता है। क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है, जो कि परागकणों को क्या करता है? प्राप्त करता है, परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करती है। कौन सी संरचना? वर्तिका। अंडाशय जो होता है, अंडाशय प्रमुख, जो अंडाशय के बारे में बात करें हम यहाँ पर, अंडाशय के बारे में बात करते हैं इधर। ओवेरी, ओवेरी, इसके अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। इन गोलाकार संरचनाओं को क्या कहता है? जिन्हें क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बीजांड कहा जाता है इनको। इस बीजांड के अंदर
भ्रूणकोश का निर्माण होता है, भ्रूणकोश का विकास होता है। किसका विकास होता है? भ्रूणकोश का विकास होता है, जिसे मादा युग्मोद्भिद कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मादा युग्मोद्भिद। तो हमारे पास दो पॉइंट हुए यहाँ पर। एक तो ये है कि अंडाशय जो होता है, अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बीजांड कहा जाता है। बीजांड के अंदर भ्रूणकोश का विकास होता है, जिसे मादा युग्मोद्भिद कहा जाता है, मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्कस किया अभी ये जो बीजांड जो संरचना है हमारे पास, ये जो बीजांड संरचना है, इस बीजांड संरचना के अंदर किसका विकास हो रहा है? भ्रूणकोश का विकास हो रहा है। इस भ्रूणकोश से इस भ्रूणकोश जो होता है ये किसमें विकसित होता है? मादा युग्मोद्भिद। किसमें विकसित होता है? ये मादा युग्मोद्भिद में विकसित होता है। ठीक है, चलो हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर बीजांड की संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं। बीजांड जो होता है इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हमने अभी बताया था कि अंडाशय जो होता है, ओवरी होता है, उसके अंदर एक या एक से अधिक छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। जो बीजांड होता है, जो बीजांड के बारे में बात करते हैं, तो ये बीजांड अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है। अंडाशय के अंदर स्थित होता है। कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर स्थित होता है। पहली बात तो ये। दूसरे हम बात करते हैं, ये अंडाशय के अंदर स्थित होता है। बीजांड से मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। किसका विकास होता है? मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। नेक्स्ट बात करें, बीजांड जो होता है, बीजांड एक या दो अध्यावरणीय संरचना होती है। एक या दो अध्यावरणीय संरचना होती है। अध्यावरण मतलब इंटीग्यूमेंट, आवरण एक तरह से। अगर एक अध्यावरण पाया जाता है तो उसे बोलते हैं यूनिटैगमिक। यूनिटैगमिक क्या बोलेंगे उसको? यूनिटैगमिक। अगर दो अध्यावरण पाए जा रहे हैं बीजांड के चारों ओर तो उसे क्या कहते हैं? बाइटैगमिक। क्या बोलेंगे इसको? बाइटैगमिक। बाइटैगमिक बोलते हैं। तो अगर बीजांड के चारों ओर एक आवरण या अध्यावरण पाया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? यूनिटैगमिक। और दो पाए जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? हमें बाइटैगमिक कहते हैं। सामान्यतः जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनके अंदर, सामान्यतः आवर्तबीजी पादप होते हैं उनके अंदर द्विव अध्यावरणीय बीजांड पाया जाता है। किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? द्विव अध्यावरण, बाइटैगमिक प्रकार का बीजांड पाया जाता है, जिसकी संरचना निम्न प्रकार होती है। एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम।
ये हमारे पास एक प्रारूपिक बीजांड है। ये प्रारूपिक बीजांड है। यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये है बाह्य अध्यावरण, जिसे हम बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट। क्या बोलेंगे? आउटर इंटीग्यूमेंट। ये हमारे पास अंत अध्यावरण है। क्या है? अंत अध्यावरण, जिसे हम बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक, इसके दो भाग स्पष्ट होते हैं। एक ये है निभागीय भाग, निभागीय क्षेत्र, चैलेंजल जोन बोलते हैं इसको। चैलेंजा। और ये हमारे पास बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, जो इसका आधारीय भाग होता है। आधारीय भाग है ये, बेसल आधारीय भाग क्या कहलाता है? निभागीय क्षेत्र कहलाता है। इस निभागीय क्षेत्र से ही किसका निर्माण होता है? अध्यावरणों का निर्माण होता है। निभागीय क्षेत्र, या कह सकते हैं हम निभागीय क्षेत्र जो होता है बीजांडकाय, सॉरी बीजांडकाय से क्या होता है? अध्यावरणों का निर्माण होता है। बीजांडकाय कहाँ पर है? ये हमने कहा बाह्य अध्यावरण है, ये हमने कहा अंत अध्यावरण है, और ये जो संरचना है हमारे पास ये कहलाती है बीजांडकाय। बीजांडकाय, न्यूसिलस बोलते हैं, NCELLUS, न्यूसिलस। क्या बोलेंगे इसको? बीजांड का। और इसके अंदर, बीजांड के अंदर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। इस थैलीनुमा संरचना को कहते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलेंगे इसको? भ्रूण कोश। एंड एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। इस थैलीनुमा संरचना के अंदर पोषक कोशिकाएं भरी होती हैं, जो कि द्वारा निषेचन के पश्चात भ्रूण कोश का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? भ्रूण कोश का। यहाँ पर हम अध्यावरणों के बारे में बात कर ली। बीजांड द्वार के बाद माइक्रोपाइल बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइलर क्षेत्र, माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत बीजांड द्वार के जिस क्षेत्र से जुड़ा होता है उसे कहते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं इसको? हाइलम या नाभिका, नाभिका बोलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं बीजांड व्रंत जो होता है वो बीजांड द्वार के पास में, बीजांड द्वार के आसपास उभरी हुई संरचना के रूप में पाया जाता है। उभरी हुई संरचना के रूप में पाया जाता है। उभरी हुई संरचना, उठी हुई या उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं राफे। क्या बोलते हैं इसको? राफे। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि एक प्रारूपिक बीजांड जो है, एक टिपिकल बीजांड है, एक प्रारूपिक बीजांड। प्रारूपिक, एक प्रारूपिक बीजांड जो जनरली पादपों में पाया जाता है। एनाट्रोपस प्रकार का है ये, एनाट्रोपस प्रकार का एक बीजांड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसमें निम्न क्षेत्र होते हैं या निम्न भाग होते हैं इसके, जैसे अध्यावरण। अध्यावरण तो कितने होते हैं? दो, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। ठीक। दूसरा बीजांड द्वार, ये निभागीय क्षेत्र के जस्ट अपोजिट होता है, निभागीय क्षेत्र के जस्ट अपोजिट पाया जाता है। तीसरा निभागीय क्षेत्र या निभाग। चौथा नाभिका। पांचवा
बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत जो होता है ये अंडाशय से जोड़ने का कार्य करता है। प्लेसेंटल पार्ट भी बोलते हैं इसको। अंडाशय से बीजांड जिस संरचना से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा या बीजांड विन्यास बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और एक तंतुरूपी संरचना से जुड़ा होता है जिसे क्या कहते हैं हम यहाँ? बीजांड व्रंत कहते हैं। ठीक, तो अध्यावरण के बारे में बात की है। दो अध्यावरण पाए जाते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। बीजांड द्वार की बार बात की तो बीजांड द्वार होता है, इस बीजांड द्वार से जो जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो नर युग्मोद्भिद होता है, नर युग्मोद्भिद के अंदर जो पराग नली होती है वो पराग नली का इस बीजांड द्वार क्षेत्र से ही बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। बीजांड द्वार क्षेत्र से ही किसके द्वारा प्रवेश करती है? बीजांड द्वार क्षेत्र से ही पराग नली का बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। निभागीय क्षेत्र, यहाँ अध्यावरण का अभाव होता है, अध्यावरण नहीं पाए जाते इस क्षेत्र में। अध्यावरण रहित क्षेत्र, अध्यावरण रहित क्षेत्र है। कौन सा? निभागीय क्षेत्र। अध्यावरण रहित क्षेत्र है। नाभिका बीजांड द्वार के पास में जो बीजांड व्रंत जो जुड़ा होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाभिका या हाइलम बोलते हैं। और बीजांड व्रंत जो है अंडाशय से जुड़ी हुई संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले सकते हो आप इसका।